कोग्नोसी में हम लोग आज पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ओरल रिव्यू हमने कल वाली क्लास में लिया था, ओरल रिव्यू। आज हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। इसके पहले देखिए 60 नोट है, इस नोट्स को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो वहाँ बना लेंगे डेफिनेशन। इसके पहले आज हमने दो चीज़ें और काट दिया है आपका, सिनोनिम्स और मॉर्फोलॉजिकल ना। तो मॉर्फोलॉजिकल सिनोनिम दो काट दिया, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेज, इन 3 पॉइंट को लिखाया गया है। अब इसमें से लिखना कैसे है इसको बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में डेली बता देता हूँ उसी तरह से। जैसे बेंजोइन है तो बेंजोइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, बाल्समिक एसिड बिलोंग इनटू फैमिली स्ट्रासेई, ठीक, इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में या माइक्रोस्कोपिक या मॉर्फोलॉजिकल। उसके बाद हम आएंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट पर। केमिकल कंस्टिट्यूएंट पर ज़्यादातर 80%, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन जो आपका बायोलॉजिकल सोर्स रहता है उसी में एक एसिड लगा दो, उसी में नीनिक एसिड लगा दो, ठीक है, वो आपका बन जाता है। ये रूल तभी अप्लाई करना है जब आपको याद ना आ रहा हो, ठीक है, एग्जाम समय में। तो जैसे क्या है, बाल्समिक एसिड, इसमें क्या मिलता है, सिन्नामिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, टेट्राफेनोइक एसिड, टेट्राफेनोइक एसिड हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से उसके बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेन्ड जहाँ से हो रहा है वहाँ से याद कर लेना, नहीं याद हो रहा तो बना नहीं देना। एंटीसेप्टिक के बारे में कल ही डिटेल में बताया था, क्या बताया था, प्रिवेंट या किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दो टाइप का होता है, एक बैक्टीरियोस्टेटिक और एक होता है बैक्टीरियोसाइडर। जो साइडर होता है परमानेंटली किल कर देता है, बैक्टीरियोस्टेटिक जो होता है वो प्रिवेंट करता है। डिसइंफेक्टेंट कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, नॉन लिविंग पर, एंटीसेप्टिक लिविंग पर, ये चीजें पहले से। अब कॉस्मेटिक में भी तो हमको एंटीसेप्टिक की जरूरत होगी, तो हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं एंटीसेप्टिक में एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि जो एंटीटिसिव और एक्सपेक्टोरेंट, जो कफ होता है, हमारे खांसी होती है, दो टाइप होती है, एक एक्सपेक्टोरेंट एक एंटीटिसिव। एंटीटिसिव जो होती है ड्राई कफ होती है, और एक्सपेक्टोरेंट जो होती है वो बलगम वाली होती है, तो उसमें एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। उसी प्रकार से दूसरा आपका आता है नीम। नीम के बारे में अच्छे से सभी लोग जानते हैं, नीम के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते हैं, नीम हर घर होगी, ठीक है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आजा डायरिस्टा इंडिका। अगर आप देखेंगे कि इंडिका जो होता है, इंडिया में लगभग जो चीज़ें आती हैं वो उसमें इंडिका आपको मिलता है, लगभग चीज़ें, ठीक है। तो मिली इसे, इसका बिलोंग इनटू फैमिली लिखना वैसे है। नीम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, जो बताया हूँ एप्लीकेशन उसी पर, बिलोंग इनटू फैमिली डॉट डॉट, जो फैमिली रहेगा उसको सेट कर देना है, जो बायोलॉजिकल सोर्स रहेगा उसको। इसमें क्या होता है, टेट्रा टर्पेनोइड्स, लैक्टोन और निम्बिन, मैंने अभी बताया ऊपर। जैसे नीम है तो निम्बिन, निम्बोकोसिड, निम्बिओइक एसिड लिख सकते हैं, ठीक है। निम्बेडीन, DINE लास्ट में, निम्बिन BININE, ये सब आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट इससे मिलते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नीम के यूजेज कितने हैं इसको बताना नहीं है, अगर बताएंगे तो आप पूरी कॉपी भर जाएगी। नीम के बहुत सारे यूज हैं, जैसे एंटीसेप्टिक तो कैटेगरी पढ़ रहे हो, एंटीसेप्टिक आपका आ ही जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आप जो है एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करते हो, उसके बाद एंटीसेप्टिक तो यूज ही करते हो, एंटीबायोटिक यूज करते हो, और चिकन पॉक्स के लिए भी यूज करते हो कि नहीं करते हो, बताओ कहाँ यूज करते हो। कार्बोनेटिक्स होते हैं, और क्या होता है, नीम एस्ट्रीजेंट होते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स में यूज होता है, वायरल में होता है, एस्ट्रीजेंट में होता है, स्किन डिसीज में यूज होता है। चिकन पॉक्स वगैरह क्या है, स्किन डिसीज तो है। क्या होता है चिकन पॉक्स में, स्किन पर क्या होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं,
गोले पड़ जाते हैं ना। इसके बाद आपका आता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। क्या होता है? हल्दी। हल्दी देखे हो? हल्दी क्या क्या यूजेस में? ठीक है, जैसे अभी इसके पहले बताया था हेपा शब्द है, किससे रिलेटेड है? हेमा है। वैसे अगर कहीं पे कुक्रुमीन हो, ठीक है, कुक्री CURCU, ठीक है, जहां तक मिलेगा वर्ड आपको कुरकुमा, कुर्कुमीन, ये सब आपका हल्दी से रिलेटेड होता है। इससे हल्दी से रिलेटेड होता है। तो कुरकुमा, लौंगा, टर्मरिक लिखो या हल्दी लिखो, आपके नाम कुरकुमा, लौंगा, बिलोंग टू फैमिली जिंजीब्रेसेई, जिंजीब्रेसेई, ठीक है। उसके बाद ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। उसके बाद आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी बताया जैसे नीम में बताया वैसे कुर्कामेनिक एसिड हो गया, ठीक है। और एसेंशियल आयन इसमें पाया जाता है 6%, 5% कुर्कामेनिक हो गया, कुर्कामेनिक एसिड हो गया। और आप फैमिली से भी लिख सकते हो जिंजीब्रेन या जिंजीब्रेइक एसिड, जिंजीब्रेइक एसिड, ये आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ये सही माना जाएगा। यूजेस क्या है? इसी प्रकार से तमाम यूज हल्दी के भी हैं। जैसे कॉस्मेटिक में देखते हैं ना, चेहरे वगैरह में लगाया जाता है हल्दी, कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद कलरिंग एजेंट के लिए यूज होता है। किसके लिए? कलरिंग एजेंट के लिए। जैसे किसी चीज में अभी इस समय आप वीडियो में देखते हैं कि जैसे कि किसी को डाई बनानी है या अबीर बनाना है, कलर बनाना है, क्या करते हैं? हल्दी, चुकंदर, पालक, इन सबको अलग अलग कलर के जूस को निकाल करके आटे में सान करके, आटे को फिर से पीस करके, मिक्सिंग कर करके, सुखा करके, उससे हम लोग नेचुरल बनाते हैं, नेचुरल कलर, नेचुरल हल्दी, इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद ये आपका कॉस्मेटिक में यूज हो गया। और क्या बताया हमने? कलरिंग एजेंट में यूज कर लिए, कलरिंग एजेंट में यूज कर लिए। और किसमें यूज करते हैं? एंटीबायोटिक के लिए यूज करते हैं। एंटीबायोटिक, दूध हल्दी पियो ना, वो चीज। एंटीसेप्टिक हो गई, कैटेगरी है वही, एंटीसेप्टिक हो गया आपका। कफ में, कार्बोनेटिंग में, ब्लड प्यूरिफाई में, इसमें ब्लड प्यूरिफाई में तमाम यूज हैं जो हमारे घरेलू चीजें हैं जिसको हम लोग जिससे डेली रूबरू हो रहे हैं, उसके अगर यूजेज हम देखा जाएगा तो तमाम यूज मिल जाएंगे। लेकिन जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी से भी रिलेटेड आपको 1-2 पॉइंट लिखना है, ठीक। ब्लड प्यूरिफाई हो गया, कलरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए, एंटीसेप्टिक के लिए, एनाल्जेसिक के लिए भी यूज करते हैं। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक माने दर्द या पेन में, ठीक है, चोट वोट लगती है तो घर पे मिलता है इस तरीके से, ठीक है। ये आपका क्या है? मिलेट्स। क्या है ये? लोबान, लोबान, ठीक है। कहाँ यूज होता है? ज्यादातर एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है ना, बैक्टीरिया किल करने के लिए। तो वही सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है। लोबान इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैम्निफोरिया, कैम्निफोरा मोल, ठीक है, एंड बिलोंग टू फैमिली ब्यूरीसेई। इसमें क्या होता है? 40% रेजिन। रेजिन जानते हो क्या होता है? रेजिन और वोलेटाइल ऑयल पढ़ाए हैं। रेजिन का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधे के दूध देखे हो, दूध से, उसी प्रकार से होता है लोबान, ठीक है। कैसे होता है? लाइट येलोइश कलर का होता है। इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर पे या वैसे भी भाप बन के उड़ती है, जैसे कपूर है ना, उस तरह से लोबान को जलाया जाता है, उसको देखिए धुआं बन के उड़ जाता है ना, इसलिए उसको वोलेटाइल कहा गया, गम। इसको हम आयल ओलियो वोलेटाइल रेजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियो वोलेटाइल रेजिन, इसका सिनोनिम से समझ लो है। अब वही चीज जो नाम है उसी में ओइक एसिड लगा दो, आपका हो जाएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यूजेज कार्बोनेटिक के लिए यूज होता है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, प्रिवेंट ऑफ माइक्रोब्स के लिए यूज होता है, प्रिवेंट ऑफ माइक्रोब के लिए यूज होता है। तो 2-3-4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। किसके लिए है? एंटीसेप्टिक। किसके लिए है? एंटीसेप्टिक। इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका
एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ चुके हैं, मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ चुके हैं, प्लस इसमें मच्छर के माध्यम से कैसे हमारे लीवर तक इन्फेक्टेड होता है, ये सारी चीज़ें भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें केवल मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, क्या बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा, और इनके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेज। ठीक है, तो जैसे सिंकोना था वैसे हमारा, जैसे सिन्नामन था उसी प्रकार से सिंकोना भी होता है, छाल की तरह होता है। ठीक है, और इसमें मलेरियम क्या होता है, मच्छर के द्वारा होने वाला एक बीमारी होती है, जिसका ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक विधि से करेंगे, क्रूड ड्रग के माध्यम से करेंगे। तो सिंकोना दवा लेंगे, कौन सी दवा लेंगे, सिंकोना। तो सिंकोना कैलिसिया, ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स में लिखेंगे, सिंकोना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंकोना कैलिसिया एंड बिलोंग इनटू फैमिली रूबिएसी, रूबिएसी। और इसमें अगर आपको केमिस्ट्री में बताया हूँ तो दवा का नाम याद होगा, क्यूनिडीन, क्यूनिडीन। ठीक है, तो वही चीज इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्यूनिडीन, क्यूनिनीन, सिंकोनानीन, अभी मैंने बताया ना, सिंकोनिक एसिड, सिंकिडीन, DINE भी यहाँ लगा सकते हो। ये सब गलत नहीं होंगे क्योंकि उसके एक्टिव पार्ट हैं, कुछ ना कुछ परसेंट जीवित हैं, जो जीवित रहे, जो वर्क करें, उसी को हम एक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। यूजेज, अभी कॉमन सेंस लगाइए, मलेरियम क्या होता है, मलेरियम क्या होता है बताओ, बुखार होता है, दर्द होता है कि नहीं होता है, कैटेगरी क्या है, मलेरिया है, मलेरिया की यूज में होगा ही। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया पहला यूज होगा, बुखार को क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक, क्या कहते हैं, तो यूज है एंटीपायरेटिक। दर्द को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक। तो ये सब कैटेगरी देखिए, मतलब अगर आपको टॉपिक पता है तो यूजेज वगैरह आप ओरली लिख सकते हैं, दिमाग लगा के लिख सकते हैं। समझ में आया, तो बुखार का मीनिंग लिख दो, दर्द का मीनिंग लिख दो, यूज एंटी मलेरिया लिख दो, बात समझ में आई यहाँ तक। इसके बाद आपका क्या है, अर्थेसीमिया, अर्थेसीमिया है, अर्थेसीमिया भी इसी का पार्ट है, एंटी मलेरियल का। बायोलॉजिकल सोर्स लिखेंगे अर्थेसीमिया, अनुआ, उस बिलोंग इनटू फैमिली कंपोस्टिसेई। ठीक है, कंपोस्टिसेई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अभी बताया, जो नाम है उसको उठाइए, उसी में नीन लगा दो, उसी में डीन लगा दो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपका बन जाएगा। ठीक है, लगभग ये आपका 75 से 80% जो है मिल जाता है कि उसी नाम से रिलेटेड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जो 20 से 25% बच रहे हैं उसको याद कर लीजिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए, 100% याद करना आसान है, 25% याद करना आसान है। ठीक है, उसके बाद आपका यूजेज, अब यहाँ पे आप 2 पॉइंट और बढ़ा सकते हो। मलेरिया जो है कैसे होता है, कैसे, वायरल फीवर है तो एंटीवायरल, यूज्ड एज ए एंटीवायरल, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। और क्या है, यूज्ड एज एंटी मलेरियल, यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, यूज्ड एज एनाल्जेसिक, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद आपका आता है विटामिन, क्या आता है, विटामिन। इसके बाद का अगला टॉपिक होता है विटामिन। विटामिन में मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन जो होता है बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो बहुत लो रिक्वायरमेंट होता है। कितना होता है, लो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मतलब कि कम रिक्वायरमेंट होती है लेकिन काम बहुत बड़ा होता है, काम बड़ा होता है। आपको रोगों से प्रतिरक्षा करना, आपके हेल्थ को मेंटेन करना। तो विटामिन में लिख सकते हो, विटामिन विच आर सब्सटेंस विच यूज टू या अफेक्टेड प्रिवेंट ऑफ द बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी बिल्ड का काम प्रोटीन का होता है लेकिन हेल्थ प्रिवेंट का काम विटामिन का होता है। ध्यान दीजिएगा, रोगों से बचाने का। तो विटामिन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। विटामिन में हम बहुत सारी विटामिन आती हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। ठीक है, बी में B1, B2, लेकिन हमको पढ़ना भी है क्या है, कोटलीबायर है और साल्टिलिबायर है। इस विटामिन का रासायनिक नाम, यूजेज, सोर्सेस, टाइप, इसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। किसमें पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में। अभी जो है एक्स्ट्रा वर्क करेंगे तो हम लोग को कंफ्यूजन होगी, इसलिए कोटलीबायर। अब देखिए इसका बहुत ही मतलब कि इजी है, जो चीज नाम से प्राप्त हो रही है। कोटलीबायर है तो फ्रेश फूड लीवर से, फूड फिश लीवर से, फ्रेश
फ्रेश लीवर फूड फिश के आयल से जो प्राप्त होगा वो कॉड लीवर होगा। सेम उसी प्रकार से फ्रेश शार्क लीवर से जो लीवर आयल प्राप्त होगा उसे शार्क लीवर आयल। बात समझ में यहाँ से सोर्सेज यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, फूड लीवर आयल का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है विटामिन ए विथ डी ग्रुप के साथ। डी ग्रुप का मतलब समझते हो, विटामिन डी और विटामिन ए दोनों की मात्रा होती है। यूज कहाँ करते हैं, रिकेट्स रोग होता है जिसमें क्या होता है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और दूसरा है टीबी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है ना, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। और ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। ठीक है, इसको लिख सकते हो। इसके बाद वही चीज इसमें भी है, इसमें एक पॉइंट आपका बढ़ जाता है, ओमेगा 3 नाम सुने हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। इसमें क्या होता है, इसका रोल ज्यादातर आई में होता है। कहाँ होता है, तो आई के रिलेटेड जीरोथेरेमिया क्या होता है, हाँ किसकी डिसीज है, कान की, तो आंख की है ना। क्या होता है इसमें, होता क्या है, आंखें सूख जाती हैं। जैसे देखिए अभी लिक्विड है ना, आंख लिक्विड रहता है, पलक पलक प्रॉपर चलती है, ठीक है, हर चीज, जलन नहीं होता है। जैसे अभी सपोज डेट ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई दरवाजा है, दरवाजा ही है समझ लो, दरवाजा है, तो दरवाजे में कभी कभी आवाज आने लगती है। तो जब उसमें आयरिंग सही से नहीं होती है, आयरिंग प्रॉपर नहीं होती, ग्रीसिंग नहीं होती है, तो वायरिंग जो होता है उसका घिसने लगता है। कैसे होता है, घिसने लगता है, तो उसमें आवाज आने लगती है। उसी प्रकार से आंख आपकी प्रॉपर चल रही है, देखिए ना, तो आंख चलती है, जब इसमें ऑयलिंग नहीं होता है तो ये सूख जाती है। जब सूख जाती है तो रगड़ती है एक दूसरे से, जो आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है उस दूसरे से रगड़ेगी। जब रगड़ेगी तो जलन होगी, क्या होगी, तो जब उस समय जलन हो रही है, आंखें सूखी हो रही है, उसे कहते हैं जीरोथेमिया। टीबी आपको मैंने बता दिया, बर्न मतलब जल जाना। आप कहीं जल जा रहे हैं तो आप शार्क लीव आयल लगा सकते हैं, कहीं जल गए, किसी भी चीज से जल गए। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका कोग्नोसी में लगभग 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 1-2 टॉपिक बचेंगे, 6वां 7वां हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएं कि जो एक अपडेट ये है कि जो 2026 और 28 में फार्मेसी करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म निःशुल्क फ्री में भरवाने के लिए आप जो है इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं इन 2 नंबर से, और जिससे आपका एडमिशन हो जाए, मिनिमम फी में हो जाए, इंस्टॉलमेंट में हो जाए। ठीक, मतलब ऑक्सीटोसिस का ही मतलब होता है मसल्स को, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करना। क्या करना, रिलैक्स करना या स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब फैलाना। ठीक है, ऑक्सीटोसिस का मतलब ये है मसल्स स्टिमुलेशन। ज़्यादातर इसकी नीडेड होती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चे को गर्भावस्था से आउट किया जाता है, जब प्रेगनेंसी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तब ऑक्सीटोसिन वगैरह का इंजेक्शन दिया जाता है, टैबलेट भी दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जिस फ्रूट में है उसको भी खाने को बोला जाता है जब लेबर पेन स्टार्ट होता है। लेबर पेन समझ रहे हो, प्रेगनेंसी वाला पेन होता है, उसे लेबर पेन है। इतनी बात समझ में आई, डेफिनेशन। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल आपका आता है, एक एग्जाम्पल है जिसमें जिसको हमको पढ़ना है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पपाया वगैरह। इरगॉट क्या है, इरगाट का जो इरगाट है, इरगाट राइस, इरगाट से इरगाट, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
इसके बाद आपका दूसरी हेडिंग आती है बायोलॉजिकल सोर्स। कौन सी हेडिंग आती है? बायोलॉजिकल सोर्स में मैंने बताया कोई भी प्लांट होगा, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डॉट डॉट, जो बायोलॉजिकल सोर्स है, इज बिलोंग इनटू फैमिली डॉट डॉट, जो उसकी फैमिली होगी, फैमिली रख लेना। तो अब इसमें आपको लिखना है एक और, ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेबिसेप्स पुरपुरिया। अगर पुरपुरिया से याद आए तो पुरपुरिया में हम एक क्लासिफिकेशन और पढ़े थे। किसमें पढ़े थे पुरपुरिया? डिजिटलिस पुरपुरिया। किसकी दवा थी? किसमें, कौन सी कैटेगरी थी? यही चीज है, इसी चीज से तुम लोग को फेल होगा। कार्डियोक्रोनिक थे, डिजिटॉक्सिन, डिजिटलिस। इसके बाद आप बिलोंग इनटू फैमिली क्लेबिसिपिटेसिएई। दूसरी हेडिंग आपको लिखना है जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिक मतलब होता है एरिया, कहाँ पाया जाता है, इंडिया, अफ्रीका, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, जिसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जिसमें क्या आता है, कलर कैसे होता है, ऑर्डर कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है, साइज कैसे होती है, शेप कैसे होती है, इन सब चीजों को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, ये सारी चीजें। टेस्ट अनप्लेजेंट है, फैट इन ऑर्डर है, नहीं तो कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर लिख सकते हो। डार्क वायलेट टू ब्लैक कलर का होता है। इर्गार इंजेक्शन जो पाओगे वो ट्रांसपेरेंट पाते हो, व्हाइट कलर का रहता है। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट आपका आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में 2 टाइप का होता है, एक को कहते हैं हम वाटर सोलुबल, दूसरे को कहते हैं वाटर इनसोलुबल यानी फैट सोलुबल। जिस प्रकार से हमारे विटामिन 2 होती है, फैट सोलुबल और वाटर। तो वाटर सोलुबल में आपके 2 दवा आती हैं, एक याद करना है, चाहे वाटर सोलुबल याद कर लो चाहे वाटर इनसोलुबल। वाटर सोलुबल कम है, वाटर सोलुबल को याद कर लेना है। ठीक है, इर्गोमेट्रिन और इर्गोमेट्रिनिन। ठीक है, इसमें देखो RIN है और इसमें NIN है। याद क्या करना है, इसमें RIN देख लेना, इसमें NIN देख लेना। ये आपका वाटर सोलुबल वाला याद हो जाएगा। इसके बाद चाहे जो मिले, एर्गेटॉक्सिन मिले, एर्गेटाइन मिले, एक चीज हमको याद हो गया कि वो इनसोलुबल है। कहाँ है? इनसोलुबल है। एक चीज यहाँ से याद हो गया, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा, इसको 2 ग्रुप में है, जिसमें नीम पाया जाएगा उसे इर्गोटॉक्सिन कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉक्सिन कहेंगे। जिसमें नीम पाया जाएगा NIN, और जिसमें माइन पाया जाएगा MIN। क्या पाया जाएगा? MIN। ठीक है, SIN, NIN, वो सब क्या होगा? माइन वाला होगा। देखिए इसमें MIN है तो MIN आपके सब में है, इसमें XIN है तो NIN। X का जो उच्चारण होता है N से होता है तो NIN पाया जाएगा। याद करने की ट्रिक है, बाकी रटोगे तो रटते रह जाओगे, याद कर लोगे तो जितना NIN आएगा वो टॉक्सिन वाला हो गया। कौन सा हो गया? टॉक्सिन वाला ग्रुप हो गया। जिसमें MIN हो गया वो इर्गोटामीन वाला ग्रुप हो गया। तो 2, 3, 4 याद कर लीजिए इसमें, जैसे इर्गोक्रेस्टेनिन हो गया, इर्गोक्रेस्टोटीन हो गया, ठीक है, इर्गोकॉर्पानिन हो गया, इर्गोमेट्रिनिन हो गया। तो नीन वाले जितने शब्द आएंगे इर्गोटॉक्सिन में हो जाएंगे, जितने माइन वाले शब्द आएंगे, साइन माइन वाले शब्द आएंगे, वो सब आपके इर्गोटामीन ग्रुप के हो जाएंगे। जैसे इर्गोटामीन हो गया, इर्गोटामिनिन हो गया, इर्गोटोसाइनिन हो गया, इर्गोटोसिनिन हो गया। तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे, इजी वे में याद हो जाएगा। नहीं उस तरीके से देखिए बहुत कठिन लग रहा है, इतना लंबा है, क्लासिफिकेशन है, कैसे याद करें। यूजेज पे आ जाते हैं। जब भी अभी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि मसल स्टिमुलेट के लिए यूज होता है, मसल स्टिमुलेट के लिए, ठीक है। एप्रोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि गर्भपात करवाना, मतलब कि प्रेगनेंसी करवाने वाला कंपाउंड, उस चीज को ये स्टिमुलेट करता है जिससे प्रेगनेंसी अच्छे से हो सके। माइग्रेन में यूज करते हैं, माइग्रेन बीमारी होती है ब्रेन की, और इसी माइग्रेन की वजह से हाइपरटेंशन भी रहता है। तो जब माइग्रेन का ट्रीटमेंट होगा तो हाइपरटेंशन का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। हाइपरटेंशन और माइग्रेशन का जो है एक रिलेशन है, और हाइपरटेंशन का कई चीज़ों से रिलेशन है, जैसे किडनी डिसीज है तब भी हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद आपको डायबिटीज है तब भी कुछ दिन में हाइपरटेंशन होने लगता है। तो इसका तो बहुत, ठीक है,
बहुत सारी बीमारियों के साथ कोरिलेशन है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिएगा। इसमें मीन है तो माइग्रेन हो गया, एर्गोट में मीन है ना, एर्गोटामीन हो गया, तो मीन है तो माइग्रेन में यूज हो गया। और ऑक्सीटोसिस कैटेगरी का है, इसलिए मसल स्टिमुलेट के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद मसल स्टिमुलेट कब होता है, प्रेगनेंसी के समय में हो जरूरत पड़ती है मसल्स को रिलैक्स करना, ताकि बच्चे का, ठीक है, बच्चे का बार्न जो होगा, ठीक है, न्यू बार्न बेबी अच्छे से हो जाए, ठीक है, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये आपका कोमोसी का 5 चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक बचेगा आपका एंजाइम, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट कर देंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। परीक्षा आपकी बार मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो जाएगी, ठीक।